जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल UIO जीके क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इस तरह का वीडियो जो है आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप जो है एग्ज़ाम में एक पोस्ट अपना पक्का कर सके। तो हमारा चैनल UIO जीके क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा जिसमें लगभग 150 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन तो 30 है लेकिन क्वेश्चन की संख्या जो है उसमें 150 लगभग क्वेश्चन होंगे और रेलवे से संबंधित 15 MCQ। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर बोल दें कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल UIO जीके क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो हमारा चैनल UIO जीके क्लासेस को सपोर्ट करें और जल्द से जल्द लोगों में शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको RRB NTPC, RRB ग्रुप D, RPF कांस्टेबल और स्टैटिक और प्रीवियस ईयर के सारे क्लास जो है हमारा चैनल पर कराया जाता है UIO जीके क्लासेस को। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें। चलिए आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप प्रीवियस सेट को देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए। हमारे प्लेलिस्ट पर आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट पर जाके टॉपिक मिल जाएंगे। उस टॉपिक से जो है आप प्रैक्टिस सेट टॉपिक में जाके हमारा प्रैक्टिस सेट को मार सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 58 है। नीचे का जितना भी टॉपिक है वो हमारा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्न व्यक्तियों में से कौन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। आज कैबिनेट मिशन की पूरी चर्चा करेंगे। तो कौन सा व्यक्ति है जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन? जिसमें से आपको स्टेफोर्ड क्रिप्स मिल जाएगा, पैथिक लॉरेंस मिल जाएगा और AB अलेक्जेंडर मिल जाएगा। तो इसमें जो विलियम वुड्स है ये जो एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए जानते हैं कैबिनेट मिशन को। भारत की एकता बनाए रखने के लिए क्या? तो भारत का एकता बनाए रखने और उसे स्वतंत्र प्रदान करने के लिए उद्देश्य से ही ब्रिटिश सरकार से, कहाँ से बना था? तो ब्रिटिश सरकार से भारत राजनीतिक नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरित करने की चर्चा करने के लिए जो है कैबिनेट मिशन बनाया था। क्यों आया था? तो जो भारत राजनीतिक है, जो नेतृत्व कर रहे थे राजनीतिक का, उसके पास जो है सत्ता का हस्तांतरण करने की चर्चा करने के लिए आया था। कब आया था? तो 24 मार्च, देख रहे हैं अपडेट, 24 मार्च 1946 ईस्वी को आया था। उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? देखिए क्वेश्चन कितना निकलता है कि पहली बार की कैबिनेट मिशन कब आया? तो 24 मार्च 1946 को। उसमें ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो उसमें ब्रिटिश का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। कौन था? तो क्लीमेंट एटली। और इसी ने इसका गठन किया था। इसी ने इसका गठन करके जो है 3 आदमियों को भेजा था, जो कि पहला था पैथिक लॉरेंस, जो कि भारत का राज्य सचिव था उस समय, पैथिक लॉरेंस। उसमें सर स्टेफोर्ड क्रिप्स कौन था? तो व्यापार बोर्ड का इस समय अध्यक्ष था। और अलेक्जेंडर और AB अलेक्जेंडर कौन था? तो AB अलेक्जेंडर जो था वह था मिलिट्री के पहले लॉर्ड थे, जिसका नेतृत्व में 3 को तो व्यक्ति था, लेकिन तीनों में से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो और नेतृत्व कर रहे थे पैथिक लॉरेंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तीनों में से इसका नेतृत्व किसने किया? तो तीनों में से इसका नेतृत्व किया पैथिक लॉरेंस में। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं है? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर जो है इसका सदस्य था। कैबिनेट मिशन का जो स्थापना है वह 24 मार्च 1946 ईस्वी को होता है। और इसका जो उस समय का जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था, उन्होंने ही इसका स्थापना करके जो है और इंडिया के लिए इंडिया भेजा था। क्यों भेजा था? तो भारत राजनीति के नेतृत्व में सत्ता का हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए भेजा था। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इसका नेतृत्व जो है वह पैथिक लॉरेंस कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? जल्दी से आप लोग कमेंट करें। तो भारत पर जो प्रथम जो मुस्लिम आक्रमण हुआ वह कब हुआ था? तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था और वह हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। किस नेतृत्व में? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये विस्तार से जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम को। भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला मुस्लिम शासक था वह था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। उन्होंने 712 ईस्वी में कहाँ पर आक्रमण किया था? तो सिंध पर हमला किया था। कहाँ पर? तो सिंध पर। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो है उमैयद वंश का सेनापति था। उसमें जो उमैयद वंश था उसका सेनापति था और भारत पर पहला जो मुस्लिम आक्रमण है इसके पूर्व 712 ईस्वी से पूर्व जो है 636 ईस्वी में भी बम्बई के पास थाने था, थाने के पास हुआ था, लेकिन यह जो है असफल रहा था। 711 ईस्वी में भी उबैदुल्ला के नेतृत्व में भी आक्रमण हुआ, लेकिन यह भी असफल रहा। लेकिन पहली बार जो सफल आक्रमण रहा वह इराक का जो हाकिम था अल हज्जाज के नेतृत्व में, अल हज्जाज द्वारा भेजा गया मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था और इसी में जो है पहला सफल आक्रमण हुआ और अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। इसकी चर्चा किस ग्रंथ में मिलता है? तो अरबों के सिंध पर जो चर्चा है वह फारसी ग्रंथ चचनामा मिलता है। चचनामा कैसा ग्रंथ है? तो जो चचनामा है वह फारसी ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ हुआ? भारत में जो है ब्रिटिश अंग्रेजों का जो प्रभुत्व है वह किस युद्ध के बाद शुरू हुआ? चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह है प्लासी का युद्ध, जिसने भारत में अंग्रेजों का जो प्रभुत्व है वह प्रारंभ कर दिया। प्लासी के युद्ध में जब इंडियन जो शासक थे वो हार गए, तब से जाके अंग्रेजों का साहस बढ़ा और वह धीरे धीरे हर एक क्षेत्रों में कब्जा करने लगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लासी का युद्ध। लेकिन पूरी तरह से जो उसका प्रभुत्व स्थापित हुआ वह बक्सर के युद्ध में हुआ 1764 ईस्वी में। तो चलिए जानते हैं दोनों युद्ध को। तो प्लासी का युद्ध जो है वह 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। कब? तो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर? तो भागीरथी नदी के किनारे हुआ था और प्लासी नामक स्थान पर। तो प्लासी युद्ध इसीलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि यह प्लासी नामक स्थान पर हुआ था और यह भागीरथी नदी के किनारे है। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे और जो इंडिया से है तो वह बंगाल का जो नवाब था कौन था? तो सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला और नवाब सिराजुद्दौला और फ्रांसीसी सेना जो दोनों से मिला हुआ था। इसमें किसकी जीत होती है? तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो अंग्रेजों की सेना थी उसको जीत होती है और यह भारत में जो है प्रभुत्व स्थापित करने में धीरे धीरे कायम हो जाता है। उस समय जो है बंगाल का गवर्नर जनरल भी यही था, रॉबर्ट क्लाइव, जो कि अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको क्लाइव ऑफ इंडिया कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे क्लाइव ऑफ इंडिया कहा जाता है। ध्वनि की प्रबलता किससे संबंधित है? तो देख लीजिए आप क्वेश्चन किस लेवल का है। ध्वनि की प्रबलता किससे संबंधित है? तो जो ध्वनि की प्रबलता है ऑप्शन नंबर सी जो है वह आयाम पर निर्भर करता है। ध्वनि की प्रबलता किस पर? तो आयाम पर निर्भर करता है। चलिए ध्वनि की प्रबलता को किस में मापते हैं? तो जो ध्वनि की प्रबलता है, ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल डीबी में मापा जाता है। डेसिबल क्या है? तो डेसिबल ध्वनि की सापेक्ष प्रबलता को मापने का एक मात्रक है। ध्वनि का क्या? तो सापेक्ष प्रबलता को मापने का एक मात्रक है। कौन? तो डीबी, डेसिबल। यह बेल का छोटा मात्रक होता है, डेसिबल। एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए एमआरआई से जो परीक्षण किया जाता है, जो तस्वीरें ली जाती है, उसमें किस किरण का प्रयोग किया जाता है एमआरआई मशीन में? क्योंकि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मशीन है एमआरआई मशीन। सूक्ष्म माइक्रो तस्वीर लेने के लिए जो है वह एमआरआई मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें किस किरण का प्रयोग किया जाता है? तो एमआरआई का फुल फॉर्म ही होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसमें जो है मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। एमआरआई यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई यानी कि चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग एक प्रकार का स्कैनर है। क्या है? स्कैनर, जो कि शरीर के अंदर की
तस्वीरें लेने के लिए एक चुंबकीय और रेडियो तरंग दोनों का प्रयोग किया था। किसका? तो चुंबकीय और रेडियो तरंग दोनों का प्रयोग करता है यह MRI मशीन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, जल्दी से मिलाइए। तो 5 जून को हम लोग बनाते हैं कौन? तो पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। 1 दिसंबर को मनाते हैं एड्स दिवस, और 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस, और 16 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस। तो ए का हो जाएगा 2, और बी का हो जाएगा 3, और सी का हो जाएगा 4, और डी का हो जाएगा 1। सभी क्वेश्चन जो है वह एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है, और यह NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जो है वह NCERT बुक से लिए गए हैं। NCERT बुक और एग्जाम में पूछे जाना योग्य जो क्वेश्चन है वही सब जो है सब क्वेश्चन लिए गए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल UIO GK क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि आप लोग के लिए और भी बेहतर वीडियो ला सके, अच्छा कंटेंट डाल सके। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? जल्दी से आप लोग कमेंट करें। ए नंबर ब्यास नदी, रावी नदी, चेनाब नदी और सतलज नदी। तो इसमें से कौन सा नदी है जिसका उद्गम स्थल जो इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर है? तो वह नदी है ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी। सतलज नदी का जो है उद्गम स्थल इंडिया में नहीं है, उसका उद्गम स्थल तिब्बत में है। चलिए जानते हैं। तो जो सतलज नदी है इसका उद्गम जो है वह दक्षिण पश्चिम तिब्बत में होता है। कहाँ पर? तो दक्षिण पश्चिम तिब्बत में होता है, जो कि समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर है। इसका उद्गम स्थल कहाँ? तो नाम है मानसरोवर के निकट राकसताल हिमनद से। कहाँ से होता है? तो राकसताल हिमनद से जो है इसका उद्गम होता है, जो कहाँ है? जो तिब्बत में है, दक्षिण पश्चिम तिब्बत में है। और वहाँ पर इसका स्थानीय नाम क्या था? तो वहाँ पर इसका स्थानीय नाम है लोंगचेन खम्बाब का क्या नाम है? तो लोंगचेन खम्बाब किस नदी का नाम है? तो यह सतलज नदी का नाम है। दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या है? जल्दी से कमेंट करें। तो जो दृढ़ता गुणांक होता है इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। केंद्र शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में जो द्वैध शासन है, कहाँ पर? केंद्र में जो है द्वैध शासन जो है किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? पहले केंद्र में द्वैध शासन न रखे प्रांतों में द्वैध शासन था, जो कि 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतों में द्वैध शासन लाया था। उसी को 1935 ईस्वी में हटाकर केंद्र में द्वैध शासन किया गया और प्रांतों को सहायता प्रदान किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। चलिए जानते हैं विस्तार से। तो भारत शासन अधिनियम 1935 का एक संवैधानिक सुधार था। यह क्या है? तो एक संवैधानिक सुधार है जो कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 किसके द्वारा पारित किया गया था? तो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। इसके तहत केंद्र और राज्यों के बीच जो है वह शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया कि केंद्र को क्या शक्ति मिलना चाहिए और राज्यों को क्या शक्ति मिलना चाहिए। इसी आधार में जो है प्रांतों में जो द्वैध शासन थे उसको समाप्त कर दिया गया। इसी के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर ही प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया और प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान किया गया। अखिल भारत महासंघ का गठन भी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। संघीय न्यायालय का स्थापना भी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया और केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा भी, जिसमें कि 3 सूची बना था। तीनों सूचियों के आधार पर जो इसका बंटवारा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया, जिसमें 3 सूचियां हैं। कौन कौन सूची? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जीवों के वर्गीकरण की जो आधुनिक प्रणाली है उसमें सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीवों का जो वर्गीकरण किया लिनियस के द्वारा जो किया गया था उसमें सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो जो सबसे छोटी इकाई है वह आ जाता है अपना जाति। ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसे विस्तार से जानते हैं। सबसे छोटी इकाई है जाति और जो सबसे बड़ा इकाई है वह है जगत, किंगडम।
तो सबसे बड़ा इकाई हो गया जगत किंगडम और सबसे छोटी इकाई हो गया जाति। तो आधुनिक प्रणाली में जो जीवों का वर्गीकरण का जो अवरोही क्रम है वो आप देख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा हो गया जगत किंगडम जो है वह सबसे बड़ा। उसके बाद आ गया थोड़ा फाइल यानी कि संघ। संघ के बाद आता है वर्ग और वर्ग के बाद आता है गुण ऑर्डर और उसके बाद आता है कुल यानी कि फैमिली। उसके बाद आता है वंश और सबसे लास्ट में आता है जाति। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जगत जो है वह वर्गीकरण का सर्वोच्च इकाई है। क्या है? वर्गीकरण का सर्वोच्च इकाई कौन है? तो जगत। और जाति जो है यानी कि जाति देखिए वह सबसे निम्न सदन है, निम्न इकाई है जाति। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो प्रेस का जो स्वतंत्रता है वह हमारा मूल अधिकार में शामिल नहीं था शुरू में। तो प्रेस के अधिकार को कौन से अधिकार के अंतर्गत रखा गया और इसे कब शामिल किया गया? जल्दी से आप लोग कमेंट करें। तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है वह जो है भाषण की स्वतंत्रता के अंदर ही इसको रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। इसको जो है भाषण स्वतंत्रता के अंतर्गत ही रखा गया है। और किस अधिनियम के अंतर्गत रखा गया? चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की जो स्वतंत्रता है यानी कि फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है उसका उल्लेख नहीं था शुरू में। लेकिन साकल पेपर मिल्स वर्सेस भारत संघ 1961 का जो मामला था, कौन मामला? तो साकल पेपर मिल्स वर्सेस भारत संघ जो कि उच्च न्यायालय में हुआ था। और उसने जो है अनुच्छेद 1 को प्रदान किया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसी में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 19(1) क में ये जो वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसी में ही प्रेस का स्वतंत्रता जो है निहित रहता है। और प्रेस को साधारण नागरिकों से अलग विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रेस जो है वह जो है स्वतंत्रता संशोधन के अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। तो वह कौन सा केस था? वह था साकल पेपर मिल्स वर्सेस भारत सरकार 1961 जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा। हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुआ? तो हैदर अली, इसके बाद टीपू सुल्तान, इसका जो हैदर अली का जो लड़ाई था भारत और अंग्रेज के बीच, तो किस युद्ध में जो है हैदर अली यानी कि 1782 ईस्वी में इसकी मौत हो जाता है। उस समय कौन सा युद्ध चल रहा था? तो उस समय जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था 1980 से 1982 के बीच। जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो इसका जो नेतृत्व है इसका पुत्र टीपू सुल्तान संभालता है। जब युद्ध के दौरान ही इसकी हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो इसका जो नेतृत्व है इसका बेटा टीपू सुल्तान संभालता है। और यह युद्ध है जो 1980 से 1982 में जो है हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और यह युद्ध जो है 1984 तक चलता है, 4 साल तक, जिसमें हैदर अली की मृत्यु के बाद जो इसका नेतृत्व है जो इसका पुत्र टीपू सुल्तान संभालता है। सूरजकुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूरजकुंड मेला को क्या कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहा जाता है। और यह विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला कौन है? तो यह है सूरजकुंड मेला। और यह कहाँ होता है? तो यह हरियाणा में होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। चलिए जानते हैं विस्तार से। सूरजकुंड मेला जो है भारत के हरियाणा राज्य में आयोजित किया जाता है। एक शिल्प मेला है। क्या है? तो एक शिल्प मेला है सूरजकुंड मेला। इसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के रूप से भी जाना जाता है। यह फरीदाबाद जिलों में सूरजकुंड में मनाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है और यह 15 दिनों तक चलने वाला मेला है। कितना दिन? तो 15 दिनों तक यह मेला चलता है। यह मेला लोगों को जो है ग्रामीण संस्कृति का परिचय देता है। और इसके प्रारंभ जो है 1987 ईस्वी से होता है। कब से होता है इसका प्रारंभ? तो इसका प्रारंभ जो है 1987 ईस्वी से होता है। तो सूरजकुंड मेला के विषय में जितना भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारा जो है इसमें ऐड है। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? यानी कि सेरिकल्चर किससे संबंधित है? जल्दी से कमेंट करें। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेरिकल्चर जो है ऑप्शन नंबर डी, रेशम कीट पालन से संबंधित है सेरिकल्चर। और मत्स्य पालन से संबंधित होता है पिसीकल्चर। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से कमेंट करें। तो सोमपुर महाविहार का जो निर्माण है वह धर्मपाल के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाएगा, जो कि पाल वंश का सेकेंड शासक था धर्मपाल। इसी के द्वारा जो है
सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो कि नीति आयोग आने से पहले जो योजना आयोग था, योजना आयोग का अंतिम अनुमोदन जो है जिसका स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था, योजना आयोग, इसका जो है अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता था। तो इसका निर्माण कब हुआ, इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन जो है वह 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। कब? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए जानते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद को। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है भारत में विकास के मामलों का निर्णय लेने और उन पर विचार विमर्श करने के लिए बनाया गया था एक कार्यकारी निकाय था। कौन सा निकाय था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वह विधिक नहीं था, वह एक कार्यकारी निकाय था जिसकी अध्यक्षता जो है भारत के प्रधानमंत्री करते हैं और इसकी स्थापना जो है वह 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो खालसा के पंथ की स्थापना जो है वह सिख गुरुओं के द्वारा किया जाता है। तो वह कौन सा सिख गुरु था? तो वह जो 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जो था उसी के द्वारा जो है खालसा पंथ का स्थापना किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यह प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आप हमारे क्लास को देखकर, आप जीके जीएस क्लास को देखकर आप अपना जो है जीके जीएस को मजबूत कर सकते हैं और आके टेस्ट दे सकते हैं और अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद घोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इतना इम्पोर्टेंट है कि क्या बताएं कि मोहम्मद घोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था, और यह बहुत ही रेयर क्वेश्चन जो है, इसे बताते हैं लोग। तो मोहम्मद घोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद घोरी को सर्वप्रथम जो है वह गुजरात में 1178 ईस्वी में ऑप्शन नंबर ए उनकी भीम द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था। कब? तो 1178 ईस्वी में गुजरात में। जानते हैं विस्तार से कि मूल राजनीति के शासनकाल में जो है मोहम्मद घोरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात में आक्रमण किया था। कहाँ किया था आक्रमण? तो गुजरात में। किंतु मूल राजनीति या भीम द्वितीय ने माउंट आबू के निकट इसे पराजित किया और यह घोरी का जो है भारत में पहली हार था, पहली पराजय था घोरी का भारत में। इसके बाद इसने 1179 ईस्वी में जस्ट एक साल बाद पेशावर को जीत लिया। 1185 से 86 के बीच पंजाब पर भी आक्रमण कर और विजय प्राप्त कर लिया और सियालकोट को भी जीता था। तो देखिए हर एक क्षेत्र को जीतते चला जा रहा था, लेकिन जो है मोहम्मद घोरी का पहला हार जो है वह गुजरात में होता है और मूल राजनीति से भीम द्वितीय भी कहते हैं, इसी के शासनकाल में जो उसकी हार होती है। करों और सरकारी कार्यों के निर्वहन से जो केंद्र सरकार को जो प्राप्त राजस्व होता है वह किस निधि में रखा जाता है? तो केंद्र सरकार को अन्य स्रोतों से जो आय की प्राप्ति होती है, जो राजस्व की प्राप्ति होती है, वह जो है किस निधि में रखा जाता है? तो वह कौन सा निधि है? तो वह है भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि जो है भारत का इनकम जो है इसी में रखा जाता है और यह एक विधि प्रोसेस है, उसके बिना इसे कोई भी पैसा नहीं निकाल सकता। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। भारत की संचित निधि में जो है कर और जो भी जितना भी राजस्व है उसका जो संपूर्ण राजस्व है वह रखा जाता है भारत की संचित निधि में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है वह तिरुवनंतपुरम के त्रिवेंद्रम। कहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम का एक जगह है त्रिवेंद्रम, यहीं पर जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वह केरल राज्य में है। कहाँ पर? तो केरल राज्य में तिरुवनंतपुरम में त्रिवेंद्रम में स्थित है। कहाँ पर? तो त्रिवेंद्रम में। इसरो जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह जो है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वह बेंगलुरु में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे शॉर्टकट में बार्क कहते हैं, इसका स्थापना जो है 1954 ईस्वी में बम्बई ट्राम्बे में होता है। कहाँ होता है? तो बम्बई ट्राम्बे में होता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बार्क का स्थापना। आपको एक क्वेश्चन में कम से कम 6 क्वेश्चन निकलते हैं, तो 30 क्वेश्चन में आपको 150 MCQ क्वेश्चन कराऊंगा और 15 जो है रेलवे से संबंधित क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को जो है वह कब पारित हुआ? तो जो पर्यावरण से संबंधित संरक्षण है, जिसमें पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए, उसकी जो है बनावट को बनाए रखने के लिए जो इसमें संशोधन किया, अधिनियम लाया कि कौन? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया। और कब लाया? तो 1986 ईस्वी में लाया। इसे किस डेट को पारित किया गया था? तो इसे जो है वह 23 मई 1986 ईस्वी में पारित हुआ था। कब? तो 23 मई 1986 ईस्वी को। तो ऑप्शन जो है वह सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। 23 मई 1986 को जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को जो है पारित हुआ था। कौन सी योजना जो है बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक बचत योजना है? केंद्र सरकार का बचत योजना है किसके लिए? तो हमारा बेटियों के लिए जो है केंद्र सरकार की बचत योजना है वह कौन सा है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए, सुकन्या समृद्धि योजना, जिसकी चर्चा हर एक गाँव, हर एक शहर, हर एक राज्य में है। तो ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा, सुकन्या समृद्धि योजना। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से कमेंट करें। यह रेलवे से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में है। कहाँ पर? तो राजधानी नई दिल्ली में भारतीय रेलवे का मुख्यालय है। और अभी अभी भारतीय रेलवे का नवीनतम मंडल यानी 69वें मंडल यानी डिवीज़न कौन बना है? जल्दी से आप लोग कमेंट करें। तो जो 69वें जो मंडल बना है वह बना है जम्मू, जो कि यह लेटेस्ट अभी बना है। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो जो भारत का सबसे लंबा जो सी बीच है वह कौन सा है? तो वह है मरीना तट। कौन? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मरीना तट जो कि तमिलनाडु में है, यह भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, मरीना तट। चलिए जानते हैं इससे संबंधित और प्रश्न। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है वह है गंगा नदी। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है वह है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबी नहर कौन है? तो इंडिया का सबसे लंबा जो नहर है वह है इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी नदी को सहायक नदी कौन है? तो सबसे लंबी जो सहायक नदी है वह है यमुना नदी, और यह गंगा नदी का सहायक नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो जो दक्षिण भारत में बहती है उसका सबसे लंबी नदी है गोदावरी। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन है? तो जो भारत का सबसे लंबी सुरंग है वह है चेनानी नासरी सुरंग। भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य कौन है? तो जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है वह कौन है? तो वह है गोवा। भारत की जो तट रेखा है, जो तट सीमा है, वह सबसे लंबी तट सीमा किसका है? तो सबसे लंबी तट सीमा है गुजरात का। और किस देश का जो सीमा जो है सबसे ज़्यादा लगता है इंडिया से? तो वह लगता है बांग्लादेश का। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप नहीं, नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि असम में है, और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, बनाया गया है। जीएस यहीं पे समाप्त होता है। अब रेलवे से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। भारत में जो पहली बार जो है मेट्रो रेल कब चला था? तो 24 अक्टूबर। कब? तो 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को कहाँ चलाया गया था? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे वाले सभी एग्जाम के लिए कि भारत में जो पहली बार जो है मेट्रो रेल की शुरुआत कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। पहली बार मेट्रो का शुरुआत कोलकाता में होता है 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को। और यह ट्रेन जो है दमदम से टोलीगंज से दमदम तक चलता है। दूसरी मेट्रो सेवा कब है? तो दूसरी मेट्रो सेवा 24 सितंबर 2002 को शुरू होता है। कहाँ? तो दिल्ली में। पहला हुआ कलकत्ता, दूसरा दिल्ली। यह चलता है शाहदरा से 30 हज़ारी के बीच चलता है, और वह हुआ था 1984 में, लेकिन दिल्ली में जो मेट्रो 2002 में। तीसरा मेट्रो जो है वह 2011 ईस्वी में बनता है। कहाँ? तो बेंगलोर में। इसे नमो ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा ट्रेन? तो नमा ट्रेन के नाम से भी इसे जाना जाता है बेंगलोर मेट्रो को। यह दक्षिण भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा है। तो इसको देखिए, यहाँ क्वेश्चन घुमा सकता है आपको कि दक्षिण भारत की पहला जो है मेट्रो रेल सेवा कौन है? तो जो दक्षिण भारत है इसका पहला मेट्रो रेल सेवा जो है वह बेंगलुरु है, और इसका जो है गठन जो है, इसका जो है निर्माण जो है 2011 ईस्वी में होता है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेलगाड़ी कौन है? तो सबसे लंबी दूरी करने वाला रेलगाड़ी है वह है विवेक एक्सप्रेस। कौन सा एक्सप्रेस? तो विवेक एक्सप्रेस है। कुल मिलाकर 4246 किलोमीटर का यात्रा करता है।
एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कि सबसे लंबी यात्रा दूरी करने वाला रेलगाड़ी कौन है, तो विवेक एक्सप्रेस। पहला क्वेश्चन, यह कितनी लंबी दूरी तय करता है, तो 4286 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो यह डिब्रूगढ़ यानी कि असम से शुरू होता है और कन्याकुमारी तमिलनाडु तक चलती है और यह भारत की सबसे लंबी ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। भारत की सबसे तीव्र गति से चलने वाला रेलगाड़ी कौन है, और कौन सा गाड़ी है जो कि सबसे स्पीड अभी चलता है इंडिया में, तो वह है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वह इंडिया में सबसे तेज़ चलने वाला गाड़ी है जिसकी रफ्तार लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना, तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इंडिया के विषय में जान लेते हैं तो विश्व के विषय में भी जान लेते हैं कि दुनिया का सबसे तीव्र गति से चलने वाला ट्रेन कौन है, तो दुनिया का सबसे तीव्र गति से चलने वाला ट्रेन है वह है SC मैग्लेव, जो कि जापान की ट्रेन है और यह मैग्नेटिक से चलने वाला ट्रेन है। इसकी रफ्तार जो है वह 603 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना, तो 603 किलोमीटर प्रति घंटा। एकवर्त समिति जो है वह 1924 1925 के बीच गठन किया गया था। इसके सुझाव पर जो है वह रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया था कि रेल का एक अपना बजट होगा और वह आम बजट से अलग होगा। लेकिन पुनः 2017 ईस्वी में मोदी की सरकार ने इसे जो है वह फिर से समान बजट में भी शामिल कर दिया गया। किसमें, तो समान बजट में। कब शामिल किया, तो 2017 का जो बजट हुआ उसी में पुनः इसको फिर से समान बजट में शामिल कर दिया गया। तो जॉन मथाई जो है, जॉन मथाई कौन था, तो जॉन मथाई जो है स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन था, तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम रेल मंत्री था वह था जॉन मथाई। और जॉन मथाई ने ही स्वतंत्र भारत में प्रथम जो है रेल बजट प्रस्तुत किया था। तो जो पहला रेल बजट है वह कौन प्रस्तुत करता है, तो जॉन मथाई द्वारा ही किया जाता है पहला रेल बजट। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको NTPC बेस्ड GK GS और प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। इसमें सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए स्टैटिक GK GS कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। अभी ग्रुप D और NTPC का जो कि एग्ज़ाम एकदम आने वाला है उसका सब चल रहा है। मंथली करंट अफेयर जो कि दिसंबर महीने का और जनवरी महीने का भी अपडेट कर दिया गया है, अब हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप D NTPC साइंस, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर की क्लास भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल UIO GK क्लासेस बाय AKY को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार हमारे विजिट कर रहे हैं चैनल पर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि चैनल को सपोर्ट मिल सके और जो विद्यार्थी है उसे जो है क्वेश्चन अच्छा कंटेंट मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।